आप लोग उम्मीद है अच्छे होंगे और आज के वीडियो को भी एंजॉय करेंगे। हम लोग इंडियन पैनल कोड के चैप्टर 16 के सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आ चुके हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे मर्डर पे सेक्शन 300। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने कल्पेबल होमिसाइड पे डिस्कस किया। हम लोग इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में यह समझे कि कब डेथ कल्पेबल होमिसाइड होगा, किन कंडीशन पे एक डेथ कल्पेबल होमिसाइड माना जाता है। इसके लिए हम लोगों ने सेक्शन 299 को देखा समझा। आज हम लोग यह समझेंगे कि कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर में तब्दील हो जाता है, आखिर ऐसे क्या ग्राउंड्स हैं। इसके लिए आपको देखना होगा सेक्शन 300। तो सेक्शन 300 में कुल ऐसे 4 ग्राउंड्स हैं जब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के कैटेगरी में आ जाता है, या यूं कहिए कि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता है। समझने के लिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि डेली लेक्चर आपको मिल सके। अगर आपको कोई समस्या है लॉ से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए आते हैं आज के लेक्चर पे। मर्डर तो देखिए, अगर आपने अभी तक अपने पास बेयर एक्ट या टेक्स्ट बुक नहीं रखा है इंडियन पैनल कोड का तो रख लीजिए। आपको और बात समझने में और बात अपने माइंड में बैठाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीडियो को, लेक्चर को देखते वक्त अपने पास बेयर एक्ट कम से कम रख ही लीजिए। अगर टेक्स्ट बुक है तो बहुत अच्छा। तो देखिए क्या कहता है पहला पॉइंट कि एक्सेप्ट इन केसेस हियरिन आफ्टर एक्सपेक्टेड। मतलब सेक्शन 300 कैटेगराइज्ड है 2 पार्ट में। पहला पार्ट कहता है कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता है, और जो दूसरा है अपवाद का कैटेगरी, एक्सेप्शन का कैटेगरी, वो हमें यह बताता है कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है, वह कल्पेबल होमिसाइड ही रहता है। तो अपवाद जो है 5 एक्सेप्शन, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेपरेटली अच्छे से डील करेंगे। आज हम लोग सेक्शन 300 के जनरल रूल पर रहते हैं कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता है। तो पहला जो ग्राउंड है वो कहता है if the act by which death is caused is done with intention of causing death। अगर कोई एक्ट हुआ है और उस एक्ट से डेथ काउज हुआ और वो एक्ट हुआ है विथ इंटेंशन टू काउजिंग डेथ, एक व्यक्ति इरादतन अगर कोई कार्य करता है और उस कार्य से किसी की मौत होती है तो यह माना जाता है कि व्यक्ति जिसने कार्य किया है उसने क्या किया है, मर्डर किया है। अब यहां पे आपको कुछ समझाना है और आपको अच्छे से समझना भी है। जब आप फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं मर्डर का और कल्पेबल होमिसाइड का फर्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं तो यहां पे दोनों में कोई फर्क नहीं समझ में आएगा आपको। थ्योरेटिकली कोई फर्क है भी नहीं, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज कोई फर्क है भी नहीं कल्पेबल होमिसाइड के पहले कंडीशन पे और मर्डर का जो पहला ग्राउंड पैराग्राफ है उस पे कोई थ्योरेटिकली कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर आपको डिफरेंस समझना है तो प्रैक्टिकली आपको डिफरेंस समझना होगा। मर्डर के केस में क्या होता है, जो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है डेथ काउज करने का वो हाई होता है एज कंपैरिजन टू दी इन केस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड के केस में जो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है टू काउजिंग डेथ वो थोड़ा कम होता है मर्डर के तुलना में। तो इस पॉइंट पे अंतर होता है। ये तो हो गया पहला पैराग्राफ जो कहता है कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता है। अगर दोस्तों अभी तक आपने मुझे फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज लॉ इज लाइफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर मेरे आप जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से, तो आप मुझे जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस लिंक पे क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप हर एक पल लीगली अप टू डेट रहिएगा, इसलिए जरूर कनेक्ट हो जाइए मेरे से
उस सभी लिंक पे क्लिक करके उन सभी मीडिया पे। अब जो सेकेंड पैराग्राफ है वो हमें यह बताता है कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर हो जाता है। तो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने एक्ट किया और उस एक्ट से हुआ बॉडीली इंजुरी, और जो बॉडीली इंजुरी हुआ है, व्यक्ति जिसने एक्ट किया है उसको पता है कि वो बॉडीली इंजुरी से, ऑफेंडर को पता है, यहां क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है, एज ऑफेंडर नोज, ऑफेंडर को पता है कि वो जो एक्ट हुआ है जिससे बॉडीली इंजुरी हुई, वो बॉडीली इंजुरी से डेथ काउज होगी जिस व्यक्ति को बॉडीली इंजुरी दिया गया है। तो यहां देखिए सेकेंड पैराग्राफ में व्यक्ति जो कार्य कर रहा है वो नॉलेज के साथ कर रहा है, उसको पता है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य से जो शारीरिक चोट पहुंचेगा उससे डेथ होगी। इस बात की जानकारी ऑफेंडर को, व्यक्ति जो कार्य किया है उसको है, और अगर उस एक्ट से डेथ हुआ है तो वह डेथ कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, वो डेथ क्या है, वो डेथ मर्डर के संज्ञा में आ जाता है। आप यूं कह सकते हैं कि वो डेथ कल्पेबल होमिसाइड नहीं होकर मर्डर हो जाता है, क्योंकि यहां पे करने वाले, यहां फोकस क्या कर रहा है, किस पॉइंट पे, कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उसको इस बात की जानकारी है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य से डेथ होगी जिस व्यक्ति को चोट पहुंचाया जा रहा है शारीरिक। थर्ड पैराग्राफ कहता है कि व्यक्ति जिसने कार्य किया और कार्य करने वाले व्यक्ति को यह पता है कि उस कार्य से बॉडीली इंजुरी होगा, शारीरिक चोट पहुंचेगा, और वह शारीरिक चोट सफिशिएंट है, पर्याप्त है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में वह एक्ट पर्याप्त है, इन ऑर्डिनरी कोर्स, आम रास्ते में अगर बात करते हैं तो वह सामान्य रूप से वह एक्ट जिससे बॉडीली इंजुरी हुआ है, वह बॉडीली इंजुरी पर्याप्त है डेथ काउज करने के लिए जिस व्यक्ति को बॉडीली इंजर्ड किया गया है। तो यहां पे क्या माना जाएगा, व्यक्ति जिसने एक्ट किया है, जिसके एक्ट के द्वारा बॉडीली इंजुरी हुआ और उस बॉडीली इंजुरी से डेथ हुआ है, तो वह माना जाएगा कि वह डेथ मर्डर है, करने वाला व्यक्ति मर्डरर। तो यहां पे सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू काउज डेथ। यहां सेकेंड पैराग्राफ एकदम ध्यान से समझिए, बात को समझना बहुत जरूरी है। सेकेंड केस में कहता है कि ऑफेंडर को पता है, फर्स्ट केस में तो इंटेंशन से ही एक्ट कर रहा है कि डेथ काउज करना है। पैराग्राफ सेकेंड में देखिए इंटेंशन नहीं है, नॉलेज है, करने वाले व्यक्ति को यह नॉलेज है कि मेरे द्वारा किए गए एक्ट से इंजुरी होगा और इंजुरी से डेथ होगी। यहां नॉलेज है, इंटेंशन नहीं है। मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा। थर्ड में क्या कहता है, यहां भी लैक ऑफ इंटेंशन है। तो यहां पे करने वाले व्यक्ति को, जो एक्ट कर रहा है, उसको यह पता है कि मेरे द्वारा किए गए एक्ट जो है वो क्या सफिशिएंट है, पर्याप्त है, ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स, ठीक है, कि व्यक्ति जिसके खिलाफ वो एक्ट हुआ है उसका डेथ होगा उस एक्ट से। तो करने वाला व्यक्ति जिसने एक्ट किया है वो मर्डरर है, उसने मर्डर किया है। चौथा पैराग्राफ कहता है कि जो व्यक्ति एक्ट कर रहा है उसको पता है, इस बात की जानकारी है कि उसके द्वारा किया गया एक्ट इमिनेंटली डेंजरस है। कैसा है, नेचर उसका इमिनेंटली डेंजरस, बहुत ही खतरनाक एक्ट है, और वह एक्ट हर एक संभावना में जिस व्यक्ति के खिलाफ यूज होगा उस व्यक्ति का मौत होना निश्चित है। तो वह एक्ट जो इमिनेंटली डेंजरस है, क्या माना जाएगा, अगर उस एक्ट से डेथ हुआ तो वो डेथ मर्डर माना जाएगा। अब थोड़ा एग्जांपल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लीजिए। पहला वाला जो पैराग्राफ में डिफाइन किया गया मर्डर को, उसका एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए हम इंटेंशन के साथ गोली चलाते हैं आप पे, मेरा इंटेंशन है आपको डेथ काउज करना आपका, और हम इस इंटेंशन से गोली चलाते हैं, मेरे गोली लगने से आपकी मौत हो जाती है, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या हुआ, मर्डर हुआ। और यहां पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इस पॉइंट पे अगर आप डेफिनेशन के दृष्टिकोण से देखिएगा तो सेम डेफिनेशन कल्पेबल होमिसाइड में भी यूज हुआ है, लेकिन अंतर क्या है, डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी का। डेथ काउज होने का जो प्रोबेबिलिटी है उसके आधार पे ही आप
कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरे पैराग्राफ का एग्जांपल है, अगर मान लीजिए मुझे पता है कि आप किसी शारीरिक बीमारी से ग्रसित हैं, मुझे पता है कि आप किसी शारीरिक बीमारी से ग्रसित हैं, और इस नॉलेज के साथ अगर मैंने कोई एक्ट किया, उस एक्ट से आपको बॉडीली इंजरी हुई और आप जिस बीमारी से ग्रसित थे वो बीमारी उत्तेजित हुआ और उसके कारण आपकी मौत हो गई, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया? मर्डर हो गया। अगर मुझे जानकारी है कि आप बीमारी से, शारीरिक बीमारी से ग्रसित हैं, तब अगर मुझे नहीं पता है कि आप किसी शारीरिक बीमारी से ग्रसित हैं और अगर हम एक्ट करते हैं इस इंटेंशन के साथ कि आपको बॉडीली इंजर्ड हो, लेकिन अगर आप साउंड स्टेट ऑफ हेल्थ में हैं तो आपकी मौत नहीं हो सकती है, और ना ही मुझे पता है कि आप किसी बीमारी से, शारीरिक बीमारी से ग्रसित हैं, तो मेरे द्वारा किए गए कार्य से अगर डेथ होता है तो वो डेथ मर्डर तब नहीं माना जाएगा, तब वो कल्पेबल होमिसाइड ही रहेगा। अब है थर्ड, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो बेयर एक्ट जल्दी खोलिए और इलस्ट्रेशन को देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर रहेगा। थर्ड में देखिए क्या कहता है, सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू काउज डेथ। अगर मान लीजिए मैंने आप पे तलवार चलाया, तो जो तलवार का चलना है वो किसी व्यक्ति पे अगर चला है और उस तलवार के चलने से जो इंजरी, बॉडीली इंजरी हुआ, वो सफिशिएंट है किसी भी व्यक्ति का डेथ काउज करने के लिए सामान्य तरीके से, तो वह डेथ अगर हुआ तो क्या माना जाएगा? मर्डर माना जाएगा। फोर्थ नंबर, जो फोर्थ पैराग्राफ है उसका जो एग्जांपल है, उसका जो इलस्ट्रेशन है कि इमिनेंटली डेंजरस एक्ट किस एक्ट को कहेंगे। यहां पे देखिए इंटेंशन का बात नहीं किया जा रहा है, करने वाले व्यक्ति को पता है कि वह एक्ट इमिनेंटली डेंजरस है। मान लीजिए कि मेरे ऊपर एक भीड़ ने, एक लोगों का जो समूह है वो मेरे ऊपर आक्रमण किया। अब हमको पता है और हम क्या करते हैं, उस भीड़ पे गोली चला देते हैं बिना किसी उचित कारण के। एक भीड़ है, एक लोगों का समूह है जो मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है और मैं बिना किसी उचित कारण के उस भीड़ पे गोली चला देता हूं। मेरा इंटेंशन किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल को मारने का नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा किया गया कार्य इतना खतरनाक है कि हर एक संभावना में किसी भी व्यक्ति को गोली लगेगा और मौत होगी। तो अगर मौत हुई मेरी गोली लगने से तो वो मौत, वो डेथ मर्डर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन 4 और ये डील करता है फोर्थ नंबर पैराग्राफ को, मर्डर का। तो हम लोग इस लेक्चर में समझे कि कल्पेबल होमिसाइड कब मर्डर होता है। इसके बाद जो लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होते हुए भी मर्डर नहीं होता है, वो कल्पेबल होमिसाइड ही रहता है। मतलब हम लोग सेक्शन 300 के एक्सेप्शन पे बात करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आ चुका है दोस्तों लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने यह देखा इस लेक्चर में कि जनरली कल्पेबल होमिसाइड मर्डर ही है, लेकिन कब है, किस कंडीशन पे है, ये हम लोगों ने जाना। और टोटल 4 कंडीशन है और याद करने का तरीका क्या है, इंटेंशन के साथ डेथ होना, ऑफेंडर को पता होना कि उसके द्वारा जो एक्ट हो रहा है उससे डेथ हो जाएगा, अगर बॉडीली इंजरी हुआ तो उस बॉडीली इंजरी से सफिशिएंट है वो एक्ट जिससे बॉडीली इंजरी हुआ है टू काउज डेथ, जिस व्यक्ति के अगेंस्ट हुआ है एक्ट या जिस व्यक्ति को बॉडीली इंजर्ड किया गया है। और चौथा है इमिनेंटली डेंजरस एक्ट। आपको ध्यान देना है, आपका जो मर्डर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में क्या क्या अंतर है। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।